साल 1923 से 24 का समय था। बंबई शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी अपने चरम पर थी। समंदर की लहरें किनारों से टकरा रही थीं, लेकिन शहर के भीतर एक और ही तूफान खामोशी से उमड़ रहा था। यह तूफान एक ऐसे युवा के सीने में था जिसके पास दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्रियां थीं। यह युवा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर जब विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटे तो उन्हें लगा था कि उनकी यह अथाह शिक्षा, उनके ये शोध पत्र और उनका यह ज्ञान उनके समाज को उस दलदल से निकालेगा जिसमें वे सदियों से फंसे हैं। लेकिन भारत की जमीन पर कदम रखते ही उन्हें उस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा जो उनकी डिग्रियों से कहीं ज्यादा भारी थी। जातिवाद का जहर। बंबई में वकालत शुरू करने का उनका सपना आसान नहीं था। जब उन्होंने एक वकील के रूप में अपना कार्यालय खोलने की कोशिश की तो कोई भी उन्हें जगह देने को तैयार नहीं था। जो लोग उनकी विद्वता का लोहा मानते थे वे भी उनकी परछाई से कतराते थे। बार काउंसिल के कमरों में जहां अन्य वकील एक साथ बैठकर चाय पीते और कानूनी दांव पेचों पर चर्चा करते, वहां डॉक्टर अंबेडकर अक्सर अकेले ही नजर आते। एक दिन का किस्सा है जब डॉक्टर अंबेडकर कोर्ट रूम के बाहर एक बेंच पर बैठे एक केस की फाइल पढ़ रहे थे। उनका कोट थोड़ा घिस चुका था, लेकिन उनकी आंखों की चमक किसी राजा से कम नहीं थी। तभी वहां से कुछ सवर्ण वकील गुजरे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और आपस में फुसफुसाए, अब ये अछूत भी हमें कानून सिखाएंगे। किताबें पढ़ लेने से कोई बैरिस्टर नहीं बन जाता, खून में संस्कार होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुना। उनके हाथ में पकड़ी फाइल पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। उनके भीतर एक गहरी पीड़ा उठी। उन्हें अपने बचपन के वे दिन याद आ गए जब उन्हें स्कूल में कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था, जब प्यास लगने पर उन्हें कोई पानी तक नहीं देता था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वे रोए नहीं, बल्कि उनके भीतर एक संकल्प और दृढ़ हो गया। उन्होंने खुद से कहा, मेरा ज्ञान ही मेरा हथियार है। मैं इस अदालत में केवल अपने मुवक्किलों के लिए नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं इस पूरे सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि उन्हें कोई आसान केस नहीं मिलने वाला। सवर्ण मुवक्किल उनके पास आना नहीं चाहते थे और दलितों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अदालतों का खर्च उठा सकें। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति उनके लिए एक ऐसा केस तैयार कर रही थी जो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक संरचना में भूचाल लाने वाला था। बंबई से कुछ दूर पुणे शहर में विचारों की एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। यह वह दौर था जब महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का प्रभाव महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा था। ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ बहुजन समाज आवाज उठाने लगा था। इसी आंदोलन के दो युवा और तेज तर्रार नेता थे, केशवराव जेधे और दिनकर राव जवलकर। जवलकर की कलम में आग थी। उनका मानना था कि समाज में तब तक सच्ची समानता नहीं आ सकती जब तक उन ऐतिहासिक और वैचारिक नायकों की आलोचना न की जाए जिन्होंने असमानता को बढ़ावा दिया। इसी विचार के तहत 1925 में दिनकर राव जवलकर ने एक मराठी किताब लिखी जिसका शीर्षक था देशाचे दुश्मन, देश के दुश्मन। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, यह एक वैचारिक विस्फोट था। इस किताब में जवलकर ने बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जैसे तत्कालीन प्रतिष्ठित और रूढ़िवादी ब्राह्मण नेताओं की कड़ी आलोचना की थी। जवलकर का तर्क था कि इन नेताओं ने ब्रिटिश शासन से राजनीतिक आजादी की तो मांग की, लेकिन अपने ही देश के बहुजन और दलित समाज को सामाजिक आजादी देने का घोर विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फुले के सामाजिक सुधारों का विरोध करने वाले ये नेता वास्तव में बहुजनों की प्रगति के दुश्मन हैं। किताब छपते ही पुणे में हड़कंप मच गया। रूढ़िवादी समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। तिलक और चिपलूनकर के समर्थकों को लगा कि यह उनके महापुरुषों का घोर अपमान है। पुणे की सड़कें विरोध प्रदर्शनों से भर गईं। जवलकर और जेधे को धमकियां मिलने लगीं। मामला केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा। चिपलूनकर और तिलक के अनुयायियों ने पुणे की अदालत में दिनकर राव जवलकर, लेखक, केशव राव जेधे, प्रकाशक
और बागल मुद्रक के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया। पुणे की अदालत में जब यह केस शुरू हुआ तो माहौल पूरी तरह से एक तरफा था। पूरा रूढ़िवादी वर्ग शिकायतकर्ताओं के पक्ष में खड़ा था। अदालत के भीतर और बाहर भारी भीड़ जमा होती थी जो जवलकर और जेधे को फांसी देने की मांग कर रही थी। निचली अदालत के जज और मजिस्ट्रेट भी उस सामाजिक दबाव से अछूते नहीं थे। उस समय न्यायपालिका में भी उच्च जातियों का ही वर्चस्व था। बचाव पक्ष ने तर्क देने की कोशिश की कि यह किताब किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण नहीं बल्कि सामाजिक विचारधारा की आलोचना के लिए लिखी गई है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने एक न सुनी। फैसला वही हुआ जिसका डर था। निचली अदालत ने जवलकर, जेधे और बागल को मानहानि का दोषी करार दिया। उन्हें जुर्माना और जेल की सजा सुनाई गई। इस फैसले से सत्यशोधक आंदोलन से जुड़े लोगों में भारी निराशा फैल गई। ऐसा लगा जैसे बहुजनों की आवाज को हमेशा के लिए कुचल दिया गया हो। यह एक ऐसा समय था जब लगा कि सच बोलना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। अब सवाल यह था कि इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कौन करेगा। पुणे और बंबई के ज्यादातर नामी वकील रूढ़िवादी वर्ग से थे। वे इस केस को हाथ लगाने से भी डर रहे थे क्योंकि कोई भी तिलक के समर्थकों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। जब निराशा के गहरे बादल छाए हुए थे तब सत्यशोधक नेताओं की नजर बंबई में संघर्ष कर रहे उस युवा बैरिस्टर पर पड़ी जिसकी आंखों में आग और हाथों में कानून की किताबें थीं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, केशवराव जेधे और अन्य नेता बंबई पहुंचे और डॉक्टर अंबेडकर से मिले। उन्होंने पूरी कहानी बताई। डॉक्टर अंबेडकर ने ध्यान से सब कुछ सुना। यह केस उनके लिए भी आसान नहीं था। इसके खिलाफ लड़ने का मतलब था पूरे सवर्ण और रूढ़िवादी समाज से सीधे दुश्मनी मोल लेना। लेकिन अंबेडकर के लिए यह केवल जवलकर और जेधे का केस नहीं था। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का केस था। डॉक्टर अंबेडकर ने केस की फाइल ली और कहा, मैं यह केस लड़ूंगा। शुरू हो गई रातों की नींद हराम करने वाली मेहनत। डॉक्टर अंबेडकर का कमरा किताबों और फाइलों से भर गया। वे रात रात भर जागकर मानहानि के कानूनों, ब्रिटिश न्याय शास्त्र और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े पुराने मामलों का अध्ययन करने लगे। उन्हें पता था कि वे केवल जज्बात के आधार पर हाई कोर्ट में केस नहीं जीत सकते। उन्हें एक ऐसा अचूक कानूनी तर्क खोजना था जिसे अंग्रेज जज भी खारिज न कर सके। उनकी मेहनत, उनका वह पसीना जो आधी रात को लालटेन की रोशनी में फाइलों पर गिरता था, वह उनके उस संकल्प का प्रतीक था जो उन्होंने अपमान सहने के बाद लिया था। अक्टूबर 1926, बॉम्बे हाई कोर्ट। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ पुणे के रूढ़िवादी और नामी वकील थे जो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे। उनके चेहरों पर एक घमंड था। दूसरी तरफ शांत, गंभीर और आत्मविश्वासी मुद्रा में डॉक्टर अंबेडकर खड़े थे। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, विरोधी वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं कि कैसे देशाचे दुश्मन किताब ने उनके महान नेताओं की छवि को धूमिल किया है और यह समाज में नफरत फैलाने की एक साजिश है। अब बारी थी डॉक्टर अंबेडकर की। जब वे अपनी जगह से उठे तो अदालत में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक और आत्मविश्वास था। उन्होंने भावनाओं में बहकर कोई बात नहीं की, बल्कि सीधे कानून की किताब खोली। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क इतना बारीक और तीक्ष्ण था कि जज भी हैरान रह गए। उन्होंने मुख्य रूप से दो ऐतिहासिक और कानूनी तर्क दिए। मृत व्यक्तियों की मानहानि का सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 499 मानहानि का बारीक विश्लेषण किया। उन्होंने तर्क दिया कि मानहानि का मुकदमा वह व्यक्ति कर सकता है जिसकी प्रतिष्ठा को सीधा नुकसान पहुंचा हो। तिलक और चिपलूनकर दोनों ही उस समय जीवित नहीं थे। अंबेडकर ने तर्क दिया कि किसी ऐतिहासिक या मृत व्यक्ति की विचारधारा की आलोचना करना अपराध नहीं है और मृत व्यक्ति के अनुयायियों को यह कानूनी अधिकार नहीं है कि वे अपनी आहत भावनाओं के आधार पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा थोपें, जब तक कि किताब में सीधे तौर पर उन जीवित अनुयायियों का चरित्र हनन न किया गया हो। डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत को समझाया कि देशाचे दुश्मन किताब तिलक या चिपलूनकर के व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन पर हमला नहीं है। यह उनकी सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा की आलोचना है।
अंबेडकर ने जोरदार आवाज में कहा, माय लॉर्ड, एक लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यों और विचारों की आलोचना करने का अधिकार हर नागरिक को है। अगर इतिहास की समीक्षा करने और महापुरुषों की गलतियों को उजागर करने पर जेल में डाला जाने लगा तो यह समाज कभी सुधार की ओर नहीं बढ़ पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश न्याय शास्त्र के कई उदाहरण पेश किए जहां ऐतिहासिक आलोचना को मानहानि नहीं माना गया था। उन्होंने साबित कर दिया कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से स्थानीय भावनाओं और सामाजिक दबाव में लिया गया था, न कि कानूनी मेरिट के आधार पर। विरोधी वकील अंबेडकर के तर्कों के जाल में बुरी तरह फंस गए। उनके पास अंबेडकर की कानूनी व्याख्या का कोई जवाब नहीं था। जो लोग कल तक अंबेडकर की जाति का मजाक उड़ा रहे थे, वे आज कोर्ट रूम में पसीने से तरबतर खड़े थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कुछ दिनों बाद जब फैसला सुनाया गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट के गलियारे एक नए इतिहास के गवाह बने। जजों ने डॉक्टर अंबेडकर के कानूनी तर्कों से पूरी तरह सहमति जताई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। दिनकर राव जवलकर, केशवराव जेधे और बागल को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह फैसला सिर्फ 3 लोगों की रिहाई नहीं थी, यह रूढ़िवाद पर तार्किकता की जीत थी। जैसे ही यह खबर बाहर आई, सत्यशोधक आंदोलन के कार्यकर्ताओं और बहुजन समाज में जश्न का माहौल छा गया। जो लोग अंबेडकर को अछूत मानकर उनसे दूर भागते थे, आज वे समझ गए थे कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी जाति की मोहताज नहीं होती। इस एक केस ने डॉक्टर BR अंबेडकर को रातों रात बंबई हाई कोर्ट के सबसे होनहार और ख्याति प्राप्त वकीलों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। इस केस ने यह साबित कर दिया कि दलितों और शोषितों के पास अब एक ऐसा योद्धा आ गया है जो सड़कों पर भी लड़ सकता है और देश की सबसे बड़ी अदालतों में भी। यह केस इतिहास में फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक आलोचना के अधिकारों को स्थापित करने वाले एक मील के पत्थर के रूप में दर्ज हुआ। दोस्तों, इस ऐतिहासिक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लड़े गए दिनकर राव जवलकर केस की यह गाथा हमें जीवन की कई अमूल्य सीख देती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथ हुए भेदभाव और अपमान का बदला हिंसा या क्रोध से नहीं लिया, बल्कि अपनी शिक्षा और ज्ञान को अपनी ढाल और तलवार बनाया। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आप योग्य हैं तो दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ता है। अभिव्यक्ति की आजादी का महत्व यह केस हमें सिखाता है कि किसी भी समाज के विकास के लिए यह जरूरी है कि अतीत की नीतियों और स्थापित नेताओं की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए। असहमति और आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। भावनाओं पर तार्किकता की विजय। अदालत में विरोधी पक्ष भावनाओं और भीड़ के दबाव का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने शांत रहकर तथ्यों, तर्कों और कानून का सहारा लिया। अंततः सत्य और तर्क ही विजयी होते हैं। सिस्टम के भीतर रहकर बदलाव लाना। अंबेडकर ने यह साबित किया कि यदि शोषित वर्ग को न्याय चाहिए तो उन्हें उन संस्थानों जैसे न्यायपालिका, राजनीति में अपनी जगह बनानी होगी जो नियम तय करते हैं। दिनकर राव जवलकर केस केवल एक कानूनी पन्ना नहीं है, यह उस आग का एक स्फुलिंग चिंगारी है जिसने आगे चलकर भारत को दुनिया का सबसे समावेशी और महान संविधान देने वाले संविधान निर्माता को गढ़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।